हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ अरोड़ा आईएएस क्लासेस। आज हम बात करेंगे द हिंदू में पब्लिश एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ क्या है कि जो H1N1 के केसेस हैं वो राइज हो चुके हैं। कहाँ पे सबसे ज्यादा ये राइज कहाँ पे दिखा है? दिल्ली में दिखा है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये दिल्ली में दिखा है, तो न्यूज़ बोल रही है कि दिल्ली ने रिपोर्ट किए हैं अराउंड 1344 केसेस कंपेयर टू 229। मतलब अगर पिछले साल की बात करें तो सिर्फ 200 के आसपास अप्रोक्सीमेट केसेस थे, बट अब इस ईयर की बात करें तो ये केसेस देखे गए हैं ऑलमोस्ट अराउंड द 1300 या 1400 लगा लो अप्रोक्सीमेशन में। तो बट ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही केसेस देखे गए हैं, तो इसके अलावा मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में और तेलंगाना में एक्सपर्ट्स ने ये एडवाइस किया है कि पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो कि आपको विजिलेंस जरूरी है, बट पैनिक मत करो सिचुएशन को लेके। ये पेंडेमिक हो भी सकता है और नहीं, अगर आप अच्छे से प्रिकॉशंस लोगे तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर H1N1 की बात करें तो H1N1 को बोलते क्या है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम H1N1 देखा गया था ना, तो तब ये देखा गया था कि ये वायरस कहाँ से आता है? पिग से आता है। तो जब भी पिग से कोई चीज रिलेट करते हैं तो हम उसको स्वाइन का नाम दे देते हैं, इसीलिए इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। बट आज की बात करें तो यहाँ पिग से नहीं, सिर्फ ह्यूमन से ह्यूमन है जो ट्रांसमिशन होती है। अभी पिग्स का इतना रोल नहीं है इंपॉर्टेंट, बट अगर अर्लियर बात करें हिस्टोरिकल सेंस में तो ये जो फ्लू था ये पिग्स की वजह से होता था। एक वायरस है तो एक वायरल डिजीज होगी। किस वायरस से होती है? इन्फ्लुएंजा ए वायरस। हमें कॉमनली ये लगता है कि कोई H1N1 है तो कोई इसका स्पेसिफिक वायरस होगा, बट एज इट इज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक कॉमन कोल्ड वायरस जिसको हम जानते हैं इन्फ्लुएंजा ए के नाम से, उसी वायरस से ये डिजीज कॉज हो रही है, बट ये बस उसका सीवियर वर्जन आ जाता है। तो इसको ग्लोबल अटेंशन कब मिला था? 2009 में, जब ये पैंडेमिक के रूप में स्प्रेड हुआ था। अब जब हम इसको देखते हैं तो इसको सीजनल देखते हैं कि या तो इस मंथ में मतलब पोस्ट मॉनसून देखेंगे या मार्च के मंथ में देखेंगे, तो इसीलिए इसको सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस 4 टाइप्स के होते हैं। वन इज ए, बी, सी और डी। डी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जर्नली कैटल में देखा जाता है, तो ह्यूमन में इन्फ्लुएंजा डी वायरस स्प्रेड नहीं होता। सबसे ज्यादा जो ह्यूमन में स्प्रेड हो रहा है वो ए है, जिससे हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक भी हो सकता है। जो हमारा बी है वो सीजनल आउटब्रेक्स है, जैसे हम देखते हैं ना कि ये वेदर ट्रांजिशन हो रही है, किसी को कफ हो रहा है, किसी को कोल्ड हो रहा है, किसी को फीवर हो रहा है, ये उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि सीजन चेंज हो रहे हैं। इन्फ्लुएंजा सी है वो हमें माइल्ड इलनेस की फॉर्म में दिखता है, जैसे कि थोड़ा सा फीवर हो गया, जैसे या तो 98 और 99 के बीच में है, मतलब वो हमारा जो मार्क है उसको तो क्रॉस कर रहा है, जैसे 98.6 से ज्यादा है बट 99 से कम है, तो ऐसा माइल्ड सी इलनेस दिखेगी, फटीग दिखेगा, बट प्रॉपर आपको फीवर नहीं फील होगा। तो ये इन्फ्लुएंजा सी के केस में हो रहा है। तो ये 4 टाइप्स याद रखना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ए, क्योंकि H1N1 जो किससे कॉज हो रहा है वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस से कॉज हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये स्प्रेड कैसे होता है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन कंटामिनेशन है। तो सबसे पहले जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे हम कफ कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ जो भी हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो पास हो रहे हैं, जिससे ट्रांसमिशन इंक्रीज हो रहा है। जितने भी हमारे कंटामिनेटेड सरफेस हैं, जैसे किसी को H1N1 स्वाइन फ्लू था, उसने किसी सरफेस को टच किया एंड उसी सरफेस को जाके आपने टच कर लिया, तो इससे भी ये स्प्रेड हो सकता है। अगर इंडोर सेटिंग्स की बात करें, आजकल हम देख रहे हैं मॉल्स में बहुत ज्यादा रश है। हमारे घर पे भी देखें तो हम काफी ज्यादा मतलब ऐसे कंजस्टेड सी स्पेसेस में रहते हैं, जिसकी वजह से कंटामिनेशन हो जाती है। जब हम क्लोज कॉन्टैक्ट रखेंगे इन्फेक्टेड पर्सन से तभी ये स्प्रेड हो सकता है। जैसे घर में मदर को हुआ तो आपको मदर से स्प्रेड हो गया, या घर में बच्चों को हुआ तो बच्चों से मदर और फादर को स्प्रेड हो गया। तो जब भी हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट रखेंगे तो इसकी वजह से भी ये स्प्रेड हो सकता है। अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये 1 to 4 डेज है। ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब ये वायरस तो आपको इंपैक्ट कर चुका है बट आपको इसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। इन्फेक्शियस पीरियड क्या होता है? जब आपको इसके सिम्टम्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इंक्यूबेशन जब आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं बट वायरस उसको इन्फेक्ट कर चुका है। इन्फेक्शियस वो जब डायरेक्टली आपको सिम्टम्स में दिखने शुरू हो चुके हैं। तो जनरली ये 5 to 7 डेज का टाइम लेता है ठीक होने में। और अगर इंक्यूबेशन की बात करें तो 1 to 4 डेज, जब आपको वायरस इंपैक्ट कर जाएगा भी, मतलब 1 से 4 दिन में आपको वो सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? फीवर, कफ, सॉर थ्रोट, ब्लॉक्ड नोज, हेडेक, बॉडी एक, फटीग। चिल्ड्रन में स्पेसिफिकली देखा जाता है क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। जितने भी हमारे ओल्ड एज है या चिल्ड्रन है, जो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है एज कम्पेयर टू यंग्स और अडल्ट, इसलिए उनको थोड़े ज्यादा सिम्टम्स दिखते हैं। उनको एडिशन हो जाती है वॉमिटिंग और डायरिया की। मतलब अगर आपको पहचानना है कि आपको क्यों मतलब H1N1 है कि नहीं है, तो इसके वार्निंग सिग्नल्स होंगे, जैसे ब्रीदिंग में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी, आपको चेस्ट पेन होगा। सबसे बड़ी है कि ब्लूइश लिप्स हो जाएंगे, मतलब आपके जो लिप्स का कलर है वो पिंक और रेडिश टोन से चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि आपको क्या हो रहा है,
H1N1 जिसको हम बोल रहे हैं कि स्वाइन फ्लू हो रहा है। इसके बाद वल्नरेबल कौन है? सबसे ज्यादा वो बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से कम है, क्योंकि अभी भी वो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई कि वो इस वायरस से डील कर पाए, या उनके पास इतनी एंटीबॉडीज नहीं है जो इस वायरस से उनको प्रोटेक्शन दे पाए। जितने भी एल्डरली पर्सन है, क्योंकि वो भी वीक हो चुके हैं, तो उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो चुकी है। इसीलिए जब हम कोविड-19 की भी बात करते हैं या कोई भी वायरल डिजीज की बात करते हैं, हम यही बात करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन चाइल्ड और एल्डरली पीपल्स की होती है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एज कंपेयर टू यंग और एडल्ट्स। हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा यंग है यार, ये सर्वाइव कर जाएगा अगर कोई ऐसा डिजीज हो भी जाती है, बट यही सेम डिजीज अगर किसी एल्डरली या किसी चिल्ड्रन को हो जाएगी तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, स्पेशली प्रिकॉशंस भी है ये अस्थमा पेशेंट्स के लिए कि जो अस्थमा पेशेंट्स हैं वो अपना इस बात पे ध्यान रखें, क्योंकि अस्थमा वाले को ऑलरेडी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, और इसके वार्निंग सिग्नल्स में भी हमने पढ़ा कि ये ब्रीदिंग इशू कॉज करता है, जिसकी वजह से जितने भी अस्थमा पेशेंट्स हैं उनको स्पेशल प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। जितने भी डायबिटीज पेशेंट्स हैं, क्योंकि डायबिटीज की वजह से इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट होता है, इस वजह से जितने भी डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनको भी प्रिकॉशन की जरूरत है। हार्ट डिजीज पेशेंट्स एंड स्पेशली वो जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे हमें पता है कि जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून वालों की खुद की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जैसे हमारे चिल्ड्रन की जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है उनको स्पेशल प्रिकॉशंस की जरूरत है। नेक्स्ट बात करें तो राइज होते कब है? ड्यूरिंग मॉनसून। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी है तो वायरस है जो इजीली सर्वाइव कर जाएगा। अगर वायरस इजीली सर्वाइव करेगा तो उसका ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होगा। मोर इंडोर क्राउडिंग हो रही है आजकल, हम देख ही रहे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट है विद द पीपल वो इंक्रीज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि हम मॉल्स में जा रहे हैं, मार्केट्स में जा रहे हैं। जो हमारी मार्केट्स हैं वो भी कंजेशन में है, हमारे जो मॉल्स हैं वो भी कंजेशन में है, हम रोड्स पे देख रहे हैं कि कितनी कंजेशन हो रही है। इसकी वजह से ये मानसून के टाइम पे स्प्रेड हो रहा है। पुअर वेंटिलेशन तो हमारा सबसे बड़ा इशू है। आजकल हम घर डिजाइन तो कर रहे हैं बट हम वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रख रहे। क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन अगर प्रॉपर नहीं होगी तो देखो वायरस सर्वाइव कर जाएगा हमारे घर में। अगर हमारे घर में सर्वाइव करेगा तो हम ऑफिस जाएंगे तो वहां से स्प्रेड करेंगे, ऐसे मल्टीपल प्लेसेस पे जाएंगे तो स्प्रेड करते जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। दूसरा, हम ये देख ही रहे हैं कि सीजनल है तो ट्रांजिशन ऑफ जो चेंज है हम देख रहे हैं, ट्रांजिशन ऑफ वेदर देख रहे हैं, चेंज ऑफ वेदर देख रहे हैं, उसकी वजह से भी ये स्प्रेड हो रहा है। इंडिया में जनरली एक्सपर्ट्स ने देखा है कि हमारा जो पीक पीरियड है या तो जनवरी से मार्च होगा या अगस्त और अक्टूबर में होगा। इसी वजह से हम अगस्त में सबसे ज्यादा दिल्ली में इसका राइज देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कॉमन कोल्ड और H1N1 में देखें तो सबसे बड़ा फर्क कहाँ आ जाता है? फीवर में। देखो जो कॉमन कोल्ड है ना वहाँ फीवर 99 से बिल्कुल नीचे होगा, बट अगर H1N1 की बात करोगे तो यहाँ कॉमनली आपको फीवर के सिंबल्स दिखेंगे। बॉडी पेन की बात करें तो यहाँ पे माइल्ड होगा, यहाँ पे डेफिनेटली सीवियर होगा। फैटीग की बात करें तो यहाँ भी माइल्ड होगा और यहाँ पे सीवियर होगा। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ कम कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जब भी हम कॉमन कोल्ड की बात करते हैं ना तो हमारे घर वाले यही बोलते हैं कि 2-3 दिन रुक जा, मेडिसिन मत ले, आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। बट अगर H1N1 की बात करोगे तो यहाँ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, क्योंकि हम ना तो हमारे पास प्रॉपर वैक्सीन है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक ही वैक्सीन है, वो वायरस हमेशा म्यूटेशन कर जाता है, जिसकी वजह से जो वैक्सीन है वो इतना काम नहीं कर पाती, इसीलिए इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट में हॉस्पिटलाइजेशन। कॉमन कोल्ड में तो मैं बात कर ही रही थी कि हमें मेडिसिन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ हमें जरूरत पड़ती है जब भी हमें H1N1 या स्वाइन फ्लू हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो डायग्नोस कैसे किया जाता है। जैसे हम कोविड-19 को डायग्नोस करते थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से, वैसे ही RT-PCR की हेल्प से हम इसको डायग्नोस करते हैं। लास्ट इज रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिससे स्पेशली इसको डायग्नोस किया जाता है कि आपको इन्फ्लुएंजा ए हुआ है कि नहीं हुआ। करंट चैलेंज इंडिया के पास क्या है? जो हमारी H1N1 की टेस्टिंग है ना रूटीन में, वो हम कम कर पा रहे हैं। अगर कम हो रही है तो हमारे पास जितने हमने पॉसिबल केसेस अभी भी देखे हैं कि 1400 है, जब हमारे पास H1N1 की टेस्टिंग कम है। जब अगर H1N1 की टेस्टिंग कम है तो जितने ग्राउंड पे केसेस हैं वो एक्चुअली में डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारी जो रूटीन टेस्टिंग है उसमें हम H1N1 का जो वायरस है वो चेक ही नहीं कर पा रहे, जिससे जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमसे काफी हम उसको देख ही नहीं पा रहे कि H1N1 में एक्चुअल में जो रियल पर्सन है वो कितने हैं, जिसकी वजह से इसका स्प्रेड और भी ज्यादा हो रहा है और पेंडेमिक इसीलिए बोला जा रहा है कि ये पेंडेमिक भी हो सकता है। मेडिसिन के लिए देखें तो यहाँ पे हम एंटीवायरल ड्रग्स लेते हैं। स्पेशली जो ली जाती है वो है ओसेल्टामिविर, जिसका ब्रांड है टेमीफ्लू। तो
तो मोस्ट इफेक्टिव है जब इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम, जब हमारे सिम्टम्स आ जाते हैं 48 आवर्स में। मतलब अगर हमें सिम्टम्स दिख रहा है, अगर 2 दिन के बीच बीच में हम इसको शुरू कर लेंगे तो H1N1 को कंट्रोल किया जा सकता है। बट याद रखना, यहाँ पे हम कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, क्योंकि ये क्या है, एक वायरल डिजीज है। तो वायरल डिजीज में जो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होंगी वो काम नहीं करेंगी। तो ये स्पेशली कई बार ऐसे मतलब एज अ फैक्ट भी पूछा जा सकता है कि हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हम ले रहे हैं ओसेल्टामिविर। नेक्स्ट देखें तो इंडिया इसके लिए काम क्या कर रहा है। तो हमारे पास 2 मैकेनिज्म है। एक तो है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ये जितनी भी एपिडेमिक प्रोन डिजीज होती हैं, जो जिनके स्प्रेड जल्दी हो जाते हैं या लार्जर पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं, तो उनको ट्रैक करती है और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड करती है। एक हमारे पास नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, जो कि इन मतलब आउटब्रेक्स है उनको मॉनिटर करता है। और जब भी स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट की लोड होती है, जैसे कि अभी केरला को जरूरत है कि केरला में जरूरत है कि हम उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, ये काम करेगा। लास्ट आप मुझे बताओगे कि 2015 का ये PYQ है जो यूपीएससी में आया था। तो आप मुझे बताओगे जो H1 वायरस है समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू और स्वाइन फ्लू। होप आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। लास्ट में आप मुझे अपना आंसर कमेंट जरूर करके जाना। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।